कभी कभी किसी मिस्ट्री की सबसे डरावनी बात उसका जवाब नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपे सवाल होते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1 जुलाई 2018, दिल्ली का बुरारी एरिया। संडे की सुबह थी। आसपास की गलियों में रोज़ की तरह ज़िंदगी शुरू हो रही थी। लोग अपनी दुकानें खोल रहे थे, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे और बच्चे भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगे थे। लेकिन संत नगर की एक गली में सब कुछ आम नहीं था। एक घर था जहां रोज़ सुबह नीचे की ग्रोसरी शॉप खुल जाती थी। पड़ोसियों को उस रूटीन की आदत थी, लेकिन उस दिन शटर नहीं उठा। शुरुआत में किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। संडे था, हो सकता है फैमिली देर तक सो रही हो या किसी काम से बिजी हो। लेकिन वक्त बीतता गया और जब दुकान फिर भी नहीं खुली तो पड़ोसियों को चिंता होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पड़ोसी घर की तरफ गया। दरवाज़ा खोला था, उसने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब वो अंदर गया तो उसने तुरंत दूसरे लोगों को बुलाया और पुलिस को। थोड़ी ही देर में दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीम्स मौके पर पहुंच गई। घर को सील कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उस दिन जो मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। एक ही परिवार के 11 मेंबर्स की मौत हो चुकी थी। मीडिया ने तुरंत इस खबर को कवर करना शुरू कर दिया। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी थ्योरीज दे रहा था। किसी ने कहा ये मास सुसाइड है, किसी ने मर्डर की बात की और कुछ लोग बिना किसी एविडेंस के ब्लैक मैजिक और सीक्रेट कल्ट जैसी बातें करने लगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का काम थ्योरीज को सच मान लेना नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन का काम होता है एविडेंस को देखना, और इसी वजह से पुलिस ने हर पॉसिबिलिटी को ध्यान से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। क्राइम सीन को सिक्योर किया गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने घर के हर रूम की जांच की। फिंगरप्रिंट्स, फोटोग्राफ्स और फिजिकल एविडेंस कलेक्ट किए गए। इन्वेस्टिगेटर्स ये समझना चाहते थे कि आखिर उस घर में हुआ क्या था। शुरुआती जांच में पुलिस को ज़बरदस्ती घुसने या लूट मार के सीधा निशान नहीं मिले। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे घर के अंदर मौजूद एविडेंस पर फोकस करने लगी। लेकिन जितनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, उतनी ही नए सवाल सामने आ रहे थे। अगर ये मर्डर था तो किसने किया? अगर ये सुसाइड था तो एक पूरा परिवार एक साथ इस फैसले तक कैसे पहुंच गया? और अगर ना मर्डर ना सिंपल सुसाइड, तो फिर सच क्या था? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें उस घर के अंदर नहीं, बल्कि उस फैमिली की ज़िंदगी में थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि हर इन्वेस्टिगेशन सिर्फ क्राइम सीन से शुरू नहीं होती। कभी कभी उसकी शुरुआत उन लोगों को समझने से होती है जिनके साथ ये सब हुआ। आखिर कौन थी ये फैमिली? पड़ोसी उनके बारे में क्या कहते थे? और ऐसी कौन सी बात थी जो बाहर की दुनिया को कभी नज़र ही नहीं आई? यही हम जानेंगे। सो टर्न ऑफ द लाइट्स, पुट ऑन योर हेडफोन्स, क्योंकि आज की कहानी शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन इसके सवाल आपके दिमाग में बहुत देर तक रहने वाले हैं। हर इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत एक सवाल से होती है, विक्टिम्स कौन थे? क्योंकि जब तक हम उन लोगों को नहीं समझेंगे, तब तक हम उनके साथ हुई इस ट्रेजेडी को भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। बुरारी के संत नगर में रहने वाला चंडावत परिवार पड़ोसियों की नज़र में एक आम इंडियन जॉइंट फैमिली था। 3 जनरेशन्स एक ही छत के नीचे। घर की सबसे बड़ी मेंबर थी नारायणी देवी। उनके साथ उनके बेटे, बहुएं, पोते और पोतियां रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पर फैमिली की ग्रोसरी और बॉलीवुड की दुकान थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजनेस अच्छा चल रहा था और फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल मानी जाती थी। पड़ोसियों और जान पहचान के लोगों ने बाद में पुलिस और मीडिया को बताया कि उन्होंने इस फैमिली को अक्सर शांत, मेहनती और एकजुट देखा था। किसी को याद नहीं था कि इस घर से रोज़ रोज़ झगड़ा या किसी बड़ी परेशानी की आवाज़ आती हो। और शायद इसी वजह से 1 जुलाई 2018 की खबर को मान लेना इतना मुश्किल था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और बात सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैमिली में एक शादी की तैयारी चल रही थी। घर में फ्यूचर की प्लानिंग हो रही थी।
इसी बात ने इन्वेस्टिगेटर्स को और भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये दिखता था कि फैमिली अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आने वाले दिनों की तैयारियों में लगी। लेकिन हर कहानी का एक हिस्सा होता है जो सिर्फ घर की दीवारें जानती हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान घर से कई डायरीज और रजिस्टर्स रिकवर हुए। पहली नज़र में ये आम नोटबुक्स लग सकती थी, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने जब उन्हें पढ़ना शुरू किया तो उन्हें लगा कि ये केस को समझने की एक इम्पॉर्टेंट की हो सकती है। डायरीज में रोज़मर्रा की बातों के साथ स्पिरिचुअल नेचर की राइटिंग्स भी थी। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक फैमिली के कुछ मेंबर्स का विश्वास था कि ये गाइडेंस उनके दिवंगत परिवार के एक सदस्य से मिल रही थी। पुलिस ने इन डायरीज का फोरेंसिक और इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस कराया और उन्हें केस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। यहीं से एक सवाल पैदा हुआ, क्या ये राइटिंग्स सिर्फ पर्सनल बिलीफ थी या इन्होंने फैमिली के फैसलों को भी प्रभावित किया? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं था। इसी बीच टीवी चैनल्स पर अलग अलग थ्योरीज चलने लगी। किसी ने इसे ब्लैक मैजिक से जोड़ा, किसी ने सीक्रेट कल्ट कहा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम ने किसी भी थ्योरी को बिना एविडेंस के एक्सेप्ट नहीं किया। पुलिस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी एविडेंस, और एविडेंस उन्हें धीरे धीरे एक ऐसी डायरेक्शन में ले जा रहा था जहां इस केस को सिर्फ क्राइम की नज़र से देखना काफ़ी नहीं था। अब इन्वेस्टिगेटर्स को समझना था 30 जून 2018 की रात आखिर हुई क्या थी, और वही टाइमलाइन इस कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनने वाली थी। 30 जून 2018 रात के बारे में इन्वेस्टिगेशन को बहुत कम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली। किसी पड़ोसी ने किसी बड़े झगड़े या हंगामे की बात रिपोर्ट नहीं की। इसी वजह से इन्वेस्टिगेटर्स को जवाब घर के अंदर मिले एविडेंस से ही ढूंढना था। जब दिल्ली पुलिस और फोरेंसिक टीम्स ने घर के साइंटिफिक एग्जामिनेशन शुरू की, उनका पहला काम था हर एविडेंस को प्रिजर्व करना। क्राइम सीन की फ़ोटोग्राफ्स ली गई, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए गए और हर रूम को डिटेल में एग्जामिन किया गया। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ऐसा कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला जो किसी बाहरी हमला या ज़बरदस्ती घर में घुसने की तरफ सीधा इशारा करता हो। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन का फोकस धीरे धीरे फैमिली के अंदर के सर्कमस्टांसेस पर शिफ्ट होने लगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब पुलिस को घर से 11 हैंड रिटन डायरीज और कई रजिस्टर्स मिले। पहली नज़र में ये आम नोटबुक्स लग रही थी, लेकिन जब ऑफिसर्स ने उन्हें पढ़ना शुरू किया, उन्हें एहसास हुआ कि शायद इसी में मिस्ट्री को समझने की एक इम्पॉर्टेंट क्लू छुपा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डायरीज लगभग 2007 से लिखी जा रही थी। इनमें घर के रोज़ के काम, प्लानिंग और स्पिरिचुअल नेचर की राइटिंग्स मौजूद थी। कई डायरीज में डिसिप्लिन, पूजा और कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पुलिस का मानना था कि इनमें से कई डायरीज ललित चंदावत ने लिखी थी। फैमिली के कुछ मेंबर्स का विश्वास था कि ललित को उनके दिवंगत पिता की तरफ से स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही थी। इन्वेस्टिगेशन में इस बिलीफ को केस को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया, लेकिन पुलिस ने इसे किसी सुपर नेचुरल घटना का सबूत नहीं माना। इन्वेस्टिगेटर्स ने डायरीज की हैंड राइटिंग, डेट्स और उनमें लिखी बातों को दूसरे एविडेंस के साथ कंपेयर किया। उनका मकसद ये समझना था कि क्या इन राइटिंग्स और इस ट्रेजेडी के बीच कोई कनेक्शन था। अब पुलिस के पास एक इम्पॉर्टेंट क्लू था, लेकिन मिस्ट्री अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई थी। सबसे बड़ा सवाल अब ये था, क्या इन्वेस्टिगेटर्स के पास इतना एविडेंस था कि वो बता सकें आखिर इस ट्रेजेडी के पीछे वजह क्या थी। जब इन्वेस्टिगेशन अपने फाइनल स्टेज पर पहुंची, तब तक दिल्ली पुलिस के पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, डायरीज और विटनेस स्टेटमेंट्स मौजूद थे। हर एविडेंस को एनालाइज करने के बाद पुलिस को एक कंक्लूजन पर पहुंची। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जो किसी बाहरी आदमी के घर में घुसने या किसी मर्डर कॉन्स्पिरेसी को सपोर्ट करता हो।
पुलिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस थी घर से मिली डायरीज। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डायरीज कई सालों तक लिखी गई थी और इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि इनमें से कई एंट्रीज ललित चंदावत ने लिखी थी। डायरीज को पढ़ने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि फैमिली के कुछ मेंबर्स का विश्वास था कि अगर इन स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाए तो उनके परिवार की परेशानियां दूर होंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर एक पूरा परिवार इस बिलीफ तक कैसे पहुंच गया? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइकोलॉजिस्ट्स को भी इस केस को समझने के लिए बुलाया गया। जब एक क्लोज निट फैमिली में एक इंसान पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है और उसकी हर बात को बिना सवाल किए सच मानने लग जाते हैं तो धीरे धीरे एक शेयर्ड बिलीफ डेवलप हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट ने इस डिस्कशन में शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसे फोलिया ड्यूइक्स या कुछ सिचुएशन में फोलिया फैमिली भी कहा जाता है, का जिक्र किया। इस कॉन्सेप्ट में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ धीरे धीरे फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा कि बुरारी केस में हर इंडिविजुअल के लिए ऐसा डायग्नोसिस कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई सर्वाइवर नहीं था। आज इतने साल बाद भी बुरारी केस को इंडिया की सबसे मिस्टीरियस केसेस में गिना जाता है। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि इसके पीछे कोई सुपरनेचुरल फोर्स थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड में जो सबसे मजबूत एविडेंस था वो था घर से मिली डायरीज, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। और शायद इसीलिए बुरारी केस का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि उस रात क्या हुआ, बल्कि ये है कि एक परिवार धीरे धीरे एक ऐसे बिलीफ तक कैसे पहुंच गया जहां किसी ने उस बिलीफ को रोकने या उस पर सवाल उठाने की कोशिश ही नहीं की। शायद इस सवाल का एग्जैक्ट जवाब कभी न मिले। हर केस का एक ऑफिशियल कंक्लूजन होता है, लेकिन कुछ मिस्ट्रीज़ फाइल्स बंद होने के बाद भी ज़िंदा रहती हैं और बुरारी उन्हीं मिस्ट्रीज़ में से एक है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की फ़ाइल ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। मिलते हैं द स्टोरी वॉल्ट एक्स की अगली फ़ाइल में, जहाँ हर कहानी के पीछे एक और सच छुपा होता है।